अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मार्क्सवादी उपागम की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मार्क्सवादी उपागम वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें पूर्ण परिवर्तन का समर्थक है। जैसा कि मार्क्स और उनके समर्थक मानते हैं कि राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विश्व स्तर पर वर्ग संघर्ष देखा जा सकता है। जब हम मार्क्सवादी उपागम की बात करते हैं तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द जो मार्क्स ने इस्तेमाल किए थे उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। जैसे मार्क्स ने इतिहास का जो आर्थिक विश्लेषण किया था उसकी बात हमें करनी होती है, हमें वर्ग संघर्ष की बात करनी होती है, हमें रिवॉल्यूशन की बात हम करते हैं। तो वो सारे शब्द जिनको मार्क्स ने इस्तेमाल किया और कैसे मार्क्स कहते हैं कि राज्य के अंदर एक क्रांति के पश्चात प्रोलेटेरिएट वर्ग का शासन स्थापित हो जाएगा और जो आगे जाकर कम्युनिज्म का रूप धारण करेगा, और साथ ही साथ वे क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्क्सवादी उपागम इस प्रकार की ही कुछ परिकल्पना प्रस्तुत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष निरंतर चलता रहता है और वो कहते हैं कि पूंजीपति देश निर्धन देशों का शोषण करते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए युद्ध और विस्तारवाद की नीति को अपनाते हैं। लेनिन ने मार्क्स की वर्ग भेद की संकल्पना में कुछ परिवर्तन किया, संशोधन किया और उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इंपीरियलिज्म इक्वेट्स टू कैपिटलिज्म, और अल्प विकसित देशों को इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के माध्यम से शोषण का शिकार बनाया जाता है। पूंजीवादी देश या कह लीजिए जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उन्नत देश हैं या कोर कंट्रीज हैं, वो एक बार जब अपने देश के बाजार को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, अपने देश की मंडियों में अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, उसके बाद जब उनका मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो अल्पविकसित देशों की ओर आकृष्ट होते हैं। और यहाँ से क्या है उनको फायदा कि यहाँ पर से उन्हें कच्चा माल आसानी से और सस्ती दर पर मिल जाता है और साथ ही साथ जो तैयार सामान है वो मुंह मांगे दामों पर बिक जाता है। अगर आप 1990 के बाद के विश्व पर नजर डालें, यानी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो कार्य किया गया उसको अगर आप देखें तो ये बात आपको पूरी तरीके से काम करते हुए दिखाई देती है कि जो बड़े देश थे, डेवलप्ड कंट्रीज थी, जब उनको समझ में आ गया कि अब मार्केट उनके यहाँ उसमें करने लायक कुछ नहीं है और सामान तो लगातार बन रहा था क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो विकासशील देश है उनको भूमंडलीकरण के नाम पर और ये कहते हुए कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मार्केट्स ओपन होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए जिसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज को कहा गया कि यदि उन्हें विकसित देशों से सहायता चाहिए तो उन्हें विकसित देशों के लिए अपने मार्केट्स ओपन करने होंगे। विकसित देशों ने अपना सामान इन विकासशील देशों में बेचना शुरू किया जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, यानी मार्केट बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे सामान बेचना शुरू किया और ये भी देखा उन्होंने कि लेबर फोर्स यहाँ पर सस्ती है और इसलिए मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनीज बनने लगी, यानी उनका हेड ऑफिस तो कंपनी का किसी डेवलप्ड कंट्री में होगा लेकिन ब्रांचेस और जगहों पर खुलने लगी। जैसे भारत में ही आप देखें कि 1990 के बाद बहुत सारी एमएनसीज ने अपने ऑफिसेज यहाँ पर खोले, क्योंकि उन्हें यहाँ जो क्लाइमेट था वो उचित दिखाई दिया, एक ऐसा क्लाइमेट विच वाज कंड्यूसिव टू देयर डेवलपमेंट। यहाँ चीप लेबर था, यहाँ और भी जो रिसोर्सेज हैं वो सस्ते दामों पर मिल रही थी, तो फैक्ट्रीज भी उन्होंने यहाँ पर लगाई और साथ ही साथ लेबर भी उनको मिल पाया। यहाँ कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने बीपीओज
जो उनके कॉल सेंटर्स जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिसेस कहते हैं, उनको भारत में खोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हें 8-10 हजार में वर्कर्स मिल जा रहे थे जो दिन रात काम करने के लिए तैयार थे। तो ये एक फायदा विकसित देशों को दिखाई दिया और इसलिए उन्होंने भूमंडलीकरण का एक आइडिया फ्लोट किया और पिछले लगभग 30 सालों में हम लोगों ने देखा कि जो विकासशील देश है उनके मार्केट्स को कैप्चर कर लिया विकसित देशों ने। ये जरूर था कि इस सब में विकासशील देशों को भी कुछ लाभ हुआ और उनके स्टेटस में भी कुछ सुधार जरूर आया, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया का ज्यादा फायदा किसको मिला? विकसित देशों को ही मिला। और जब ये बारी आई कि विकासशील देशों के लिए विकसित देशों को अपना मार्केट ओपन करना चाहिए, किस रूप में? लेबर के माइग्रेशन के रूप में, क्योंकि विकासशील देशों के पास वो ज्यादा है, सर्विस सेक्टर ज्यादा है। तब आपने क्या देखा कि विकसित देशों ने अपनी जो बॉर्डर्स थे वो बंद करने, सील करने शुरू कर दिए। जो लॉज हैं वहां पर जाकर काम करने के उन्हें कठिन बना दिया, ये कहते हुए कि बाहर के लोग हमारे यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा ही खराब रूप दिखाई दिया और इसीलिए आज हम देखते हैं कि 30 साल के बाद कई देश ग्लोबलाइजेशन को अब खत्म करना चाहते हैं और वे वापस पुरानी वाली व्यवस्था में जाना चाहते हैं। अब अगर हम मार्क्स और लेनिन के विचारों को यहाँ पर फिट करें, यहाँ पर अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि लेनिन का कहना था कि इस शोषण चक्र को समाप्त करने के लिए विश्व के अल्प विकसित देशों को सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट क्लास की भूमिका को ले लेना चाहिए और साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज हैं उन देशों के विरुद्ध क्रांति करनी होगी, रिवॉल्यूशन करना होगा, जिससे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, असमानता, इनइक्वालिटी, युद्ध, वॉर जैसी जो पूंजीवादी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और एक ऐसे समुदाय का निर्माण हो जो साम्यवादी हो, यानी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का निर्माण हो। यहाँ राज्य की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि राज्य जब मार्क्स कम्युनिस्ट स्टेट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वहां पर एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, इट विल बी अ कम्युनिटी, एक समुदाय होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार है वो कहता है कि जब पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाएगा तब एक साम्यवादी समुदाय का निर्माण संभव होगा। अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी उपागम को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद के अनुसार किसी भी युग की समाज व्यवस्था उस समय की उत्पादन प्रणाली पर आश्रित होती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए उपाय सोचे जाते हैं, जिससे नए नए उपकरणों का निर्माण होता है। नए उपकरणों का प्रयोग होने पर उत्पादन प्रणाली भी बदल जाती है। पहले आपने देखा कि ट्रेडिशनल तरीकों से उत्पादन का कार्य किया जाता था, लेकिन आज मैकेनाइजेशन हो चुका है और उत्पादन की जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से मशीनों पर निर्भर हो गई है। और जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज व्यवस्था भी बदल जाती है। जैसे एक ज़माने में हमारे समाज में जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, यानी जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको हम देखते हैं कि वो ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन ग्रेजुअली व्हाट्स वी सी कि मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा और उसके साथ ही साथ समाज की व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। आज हम देखते हैं कि हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर औद्योगिक वर्ग अधिक है। मार्क्स का ये भी कहना था कि सभ्यता के आरंभ से ही समाज दो वर्गों में बटा रहा है। जिस वर्ग ने उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया
उसने अपने लिए सुख संपत्ति के साधन भी जुटा लिए और वो संपन्न वर्ग बन गया, हैव क्लास जिसको हम कहते हैं, जो मजदूरों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उससे जो लग्जरीज मिलती है उसका वो लाभ उठाता है, उसको जो प्रॉफिट है उसका शेयर वो मजदूरों को नहीं देता है बल्कि उन्हें वो खुद रख लेता है। और एलीट का जब सिद्धांत पढ़ते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि इस वर्ग को विलासी वर्ग कहा गया है, क्योंकि ये लेजर क्लास है जिसके द्वारा मजदूरों के द्वारा जो श्रम किया गया लेबर क्लास के द्वारा उससे जो लाभ मिल रहा है उसको ये एंजॉय करते हैं। एंड ये वर्ग कैसा है, बहुत छोटा है, और छोटा है इसलिए क्या होता है, संगठित भी होता है और संगठित होने की वजह से ताकतवर ज्यादा हो जाता है। जबकि दूसरी ओर हमने क्या देखा, वो लोग हैं जो श्रम बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं और स्वाभाविक है कि ये वर्ग ज्यादा बड़ा है क्योंकि संपत्ति के साधन तो थोड़े ही लोगों के पास रहते हैं, तो ये वर्ग ज्यादा बड़ा भी होता है और साथ ही साथ ये जो हैव नॉट वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है, उसका शोषण भी अधिक होता है, ऐसा हम पाते हैं। अब ये भी हम देखते हैं कि जैसे एक समाज के अंदर इन दोनों वर्गों के बीच में भेद उत्पन्न होता है और ये जो भेद है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, खाई का रूप धारण कर लेता है और जिसको भर पाना असंभव हो जाता है और तब ये एक वर्ग संघर्ष का रूप या क्लास स्ट्रगल का रूप धारण कर लेता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये क्लास स्ट्रगल अपने एक्सट्रीम फॉर्म में क्या करता है, मजदूरों को संगठित करता है और मार्क्स ने नारा ही ये दिया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये जो मजदूर वर्ग है जो अभी तक असंगठित था, जो एक लार्जर क्लास है, वो भी संगठित हो जाता है और वो क्रांति कर देता है संपन्न वर्ग के खिलाफ। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पूंजीवादी राज्यों और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषित गरीब और पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनमें भी संघर्ष चलता रहता है। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो पूंजीपति देश है, उन्नत देश है, विकसित देश है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, वे भी अलग अलग साधनों से, अलग अलग तरीकों से शोषण करने का काम करते हैं जो विकासशील देश है उनका। तो ग्लोबलाइजेशन ने जहां राज्यों को एक दूसरे के करीब करने का भी काम किया और जब राज्य करीब आए तो परिवहन के साधन बढ़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, यानी जनसंचार के साधनों का विकास हुआ। और हम देखते हैं कि 1990 के बाद से ये बहुत मुश्किल हो गया है कि किसी एक राज्य में अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो वो दूसरे राज्यों को पता ना चले, जबकि पहले ऐसा नहीं था। किंतु आज की स्थिति बहुत अलग हो चुकी है और आज जनसंचार के साधनों के विकास के कारण, परिवहन के साधनों के विकास के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना आसान हो गया है। और इसकी वजह से जो सूचना का आदान प्रदान है, इंफॉर्मेशन का जो लेन देन है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो विभिन्न विकासशील देश हैं वो इन साधनों का प्रयोग करके वर्ग चेतना उत्पन्न करने में भी सक्षम हुए हैं। और जैसे ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो विकासशील देशों में बेहतर कंट्रीज थी या कह लो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज थी जो कोशिश में है कि वो कोर में शामिल हो जाएं, जैसे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और इसके अलावा साउथ अफ्रीका। इन देशों ने अपना एक संगठन बनाया और अपने संगठन के माध्यम से उन्होंने जो उनको लगता था कि उनके साथ बहुत न्याय नहीं हो रहा है या उनके साथ जो बैलेंस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है भूमंडलीकरण के अंतर्गत, वहां उन्होंने सामूहिक रूप से आवाज उठानी शुरू की। इसी को हम वर्ग चेतना के रूप में देख सकते हैं और इस वर्ग चेतना के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जो नॉर्थ कंट्रीज के
शोषण के खिलाफ एक आंदोलन कह सकते हैं, विश्वव्यापी आंदोलन जो था वो आरंभ किया गया और इस तरीके से ये प्रयास किया गया कि एक शोषण रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बने जिसमें सभी समान रूप से भागीदार होंगे। मार्क्स और उनके जो फॉलोअर्स थे उनका मानना है कि इतिहास के प्रत्येक युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, क्योंकि मार्क्स ने आर्थिक कारकों पर विशेष बल दिया था। उनके अनुसार समाज में हर कार्य अर्थ की वजह से ही होता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहा कि आर्थिक संबंध इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक संबंध ये क्या है? ये आर्थिक संबंधों की प्रतिछाया मात्र हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मार्क्सवादी सिद्धांत के लिए जो हम लोगों ने अभी स्लाइड्स शेयर की थी, जो मैंने आपके साथ स्लाइड्स शेयर की थी, आप उसको देखें तो उसमें भी आप देखते हैं कि जो पहली स्लाइड है जो कि मार्क्सिज्म इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कही गई है, जिसमें कहा गया कि मार्क्स ने कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं, जैसे डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जिसने भी मार्क्स को पढ़ा है वो ये जानता है कि मार्क्स इतिहास का आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उसकी आर्थिक व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समाज का जो विकास हुआ है वो आर्थिक कारणों से हुआ है और वो उसको उसी प्रकार से देखते हैं कि कैसे मोड एंड रिलेशंस of production they determine the social structure, the social system। फिर उसके बाद exploitative nature of capitalism की बात वो कहते हैं कि जो पूंजीवाद है उसके द्वारा शोषण का कार्य किया जाता है और कैपिटलिस्ट क्लास एक बन जाता है, पूंजीवादी वर्ग बन जाता है। उनका इतिहास का जो विकास होता है उसमें पूंजीवादी वर्ग की वो बात करते हैं और दूसरी ओर कुछ मजदूर वर्ग की भी बात वो करते हैं, जिनके बीच में फिर एक वर्ग संघर्ष होता है और वर्ग संघर्ष का नतीजा क्रांति होता है। और इसीलिए वे कहते हैं कि जो क्रांति के पश्चात एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, वो एक विजन ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात कहते हैं, जहां पर कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा ड्यू टू द रिवोल्यूशन बाय द लार्जर क्लास ऑफ द लेबर, और वो खत्म हो जाएगा। और जब कम्युनिज्म बनेगा तो वहाँ पे ना तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना ही कोई वेज लेबर होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू हिज डीड बल्कि अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दिया जाएगा। दिस इज कम्युनिज्म। तो मार्क्स ने स्टेट को एक इंस्ट्रूमेंट माना था क्लास एक्सप्लॉयटेशन का। वे कहते हैं कि स्टेट हेल्प करता है किस चीज के लिए? कि कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवादी वर्ग अपने डोमिनेंस को बनाए रखे। और साथ ही साथ स्टेट और क्या करता है? इट यूजेस फोर्स टू सप्रेस एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम लेबर क्लास। वो मजदूर वर्ग से किसी भी प्रकार का जो सप्रेशन है उसको भी रोकने, किसी भी प्रकार का जो रिवोल्ट है, जो विरोध है, उसको रोकने के लिए फोर्स का भी प्रयोग करता है। मार्क्स के आधार पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम और कुछ नहीं है बल्कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है। यानी जो राज्य है वो कैपिटलिस्ट जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लेकर चलते हैं। और हम आगे देखते हैं कि इट्स स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स फर्दर यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं, फर्दर प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। यानी जो डोमिनेंट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो प्रोडक्शन का जिस पर नियंत्रण है, उस क्लास के इंटरेस्ट को ही ये फर्दर करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मेन एक्टर इन आईआर इज क्लास
state, multinational companies, international organizations like UN, IMF, World Bank, WTO, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे ऑल रिप्रेजेंट डोमिनेंट क्लास इंटरेस्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये डोमिनेंट क्लास सिस्टम यानी जो पूंजीवादी वर्ग है इन राज्यों में या इन ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात की जाती है, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरल एरियाज। ये जो 3 कैटेगरीज में राज्य बढ़ जाते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कोर कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन का काम करती हैं। कोर जो एरियाज हैं वो प्रायः उनको हम अभिजन के रूप में देखते हैं, इलीट के रूप में हम देखते हैं, और दूसरी ओर पेरिफेरी स्टेट्स हैं जिनको इलीट के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो मेट्रोपोलिस है, यानी कोर को हम अगर मेट्रोपोलिस के रूप में देखते हैं, तो जो मेट्रोपोलिस हैं उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, और ये जो संबंध है मेट्रो और सैटेलाइट का, वो क्या करता है? वो डिपेंडेंसी को बढ़ाता है, डिपेंडेंसी ऑफ पेरिफेरी ऑन कोर, निर्भरता को बढ़ा देता है। अगर आप अमेरिका और पाकिस्तान का उदाहरण देखें तो अमेरिका की वजह से पाकिस्तान एक निश्चित रूप को प्राप्त कर सका था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी गई, टेक्नोलॉजिकल मदद दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वो रूप बन पाया, और वो कहीं किसी समय में पाकिस्तान अमेरिका की छाया के रूप में काम करता था। हाँ, उसके बदले में उसे, उस आर्थिक सहायता के बदले में, उस टेक्नोलॉजिकल सहायता के बदले में पाकिस्तान को अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाना होता था, उसकी पॉलिसीज को स्वीकार करना पड़ता था। तो जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान से अपना हाथ खींचा, आपने देखा कि जब पाकिस्तान स्टॉप्ड बीइंग द सैटेलाइट ऑफ अमेरिका, तब क्या हुआ? पाकिस्तान फेल्योर के कगार पे जाने लगा। आज ये हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट की श्रेणी में जा रहा है। इनफैक्ट कुछ स्तरों पर इसे एक फेल्ड स्टेट कहा भी जाता है। तो मार्क्सवादियों का ये मानना है कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद, ये सब क्या है? ये कैपिटलिज्म के एक्सपेंशन के ही तरीके हैं, और इसी कड़ी में वो ग्लोबलाइजेशन को भी रखते हैं, और वे मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कुछ नहीं है बल्कि पूंजीवाद का वैश्विक स्तर पर विस्तार है। इसको वे नए तरीके का पूंजीवादी साम्राज्यवाद ये मानते हैं। अगर आप इस बात को एनालाइज करें, इस बात को समझें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक इसमें सत्यता भी है, और अपने इस लेक्चर के आरंभ में मैंने इसके विषय में आपसे और बात भी की थी। मार्क्सवादियों का ये भी मानना है कि जो डोमिनेंट क्लास है या स्टेट है, वो केवल शक्ति का ही प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वो अपने एकाधिकार का प्रयोग किस लिए करता है? जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को, अपने विचारों को सबके ऊपर आरोपित कर सके, और अपनी एक कल्चरल हेजिमोनी को, जो सॉफ्ट पावर की बात हम लोगों ने शायद पहले भी किसी क्लास में की है, उसको वो स्थापित कर सके। हम लोगों ने देखा था कि एक लंबे समय तक जो सिद्धांत दिए गए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संबंध में, यथार्थवाद हो या आपने देखा था उसके और जो वेरिएंट्स थे, इसके अलावा एंड ऑफ हिस्ट्री की बात या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात, इन सारी जो थ्योरीज को दिया गया था वो मुख्यतः अमेरिका को ही ध्यान में रखकर
दिया गया था, जिससे कि अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूरे विश्व पर स्थापित हो सके, और जिसको जाकर आगे ग्रामशी ने ये कहा कि ये जो कंसेंट की बात उन्होंने कही थी कि सहमति के द्वारा, फोर्स के द्वारा नहीं बल्कि सहमति के द्वारा राज्य आज दूसरे राज्यों को प्रभावित करने का, उन्हें अपने अनुसार चलाने का काम करते हैं।